नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी के एम्स में भर्ती बस हादसे में घायल लोगों से बुधवार दोपहर मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने घायल और उनके स्वजन से हालचाल भी पूछा। मुख्यमंत्री ने एम्स के डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए निर्देशित भी किया। एम्स में पहुंचे मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कंपनी ने मृतक के स्वजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही मृतकों के स्वजन को नौकरी दी जाएगी। घायलों के इलाज का खर्च कंपनी और राज्य सरकार वहन करेगी। मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति न हो, इस पर विचार किया जाएगा। कल कुम्हारी के पास जो बस दुर्घटना हुई, दुर्घटना बहुत दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और उतने ही घायल हैं और एम्स में 10 पेशेंट एडमिट हैं, जिसको देखने हम स्वयं आए हैं। और जैसे ही इस घटना का पता चला, वैसे ही पूरा प्रशासन वहां, कलेक्टर, एसपी सब पहुंच गए। और कल रात में यहाँ एम्स में हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए और पूरी तरह से हम लोग चिंतित हैं और इस घटना के प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी संवेदना व्यक्त की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संवेदना व्यक्त की हैं और पूरी तरह से हम लोग भी सतर्क हैं और बेहतर से बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं और बेहतर इलाज हो भी रहा है। अभी 10 पेशेंट को देखे हैं, जिसमें 2 पेशेंट, जिसमें से एक ज्यादा उनकी स्थिति क्रिटिकल है, बाकी ठीक है और सबका समुचित इलाज होगा, इसका निर्देश दिया जा चुका है। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपया कंपनी दे रहा है और मृतक परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे रहा है और जो इलाज यहाँ बेहतर होगा उसका भी कंपनी और सरकार वहन करेगी। इसके लिए न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई भी दोषीदार इसमें बख्शा नहीं जाएगा और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर भी विचार किया जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा बस हादसे के स्थान का निरीक्षण करने कुम्हारी पहुंचे। दुर्ग रेंज आईजी और संभाग कमिश्नर ने पूरे हादसे की जानकारी गृह मंत्री को दी। इसके बाद आज गृह मंत्री शर्मा घटना स्थल पहुंचे और खदान के ऊपर सड़क और नीचे खदान में गिरी बस का निरीक्षण किया। इस दौरान इंटर डिपार्टमेंट लीड एजेंसी रोड सेफ्टी के अधिकारी AIG संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे। गौरतलब है कि बीती मंगलवार देर रात कुम्हारी के केडिया डिस्टिलरी में काम करने वाले 40 कर्मचारियों को लेकर एक बस डिस्टिलरी से खपरी की ओर जा रही थी। इसी बीच अचानक बस अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरी मुरुम खदान में गिर गई, जिसमें मौके पर ही 6 लोगों की जान चली गई। वहीं आज एक और घायल की मौत होने से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 14 तक पहुंच चुका है। वहीं लगभग 15 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना स्थल का जायजा करने के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। एम्स में लोग भर्ती हैं, उनमें से 2 की हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी सब स्टेबल है। गुरमुख करके ड्राइवर हैं, मतलब पहले दूसरी सूचना थी, अभी वो पता चला कि ड्राइवर हैं वो, उनसे बात भी हुई मेरी। तो वापस आते समय वो बता रहे थे कि बस का लाइट बंद हो गया और फिर उन्होंने ब्रेक लगाया तो शायद रोड की वजह से या जैसे भी ये हादसा हुआ। कंपनी वालों को भी बुलाए थे, अभी उनसे भी बात हुई, केडिया वालों से, उनकी ही बस है। RTO वालों को भी बुलाए थे, उनसे भी बात हुई। तो अभी इसका इंश्योरेंस तो बस का है और फिटनेस भी है, वो अलाइव है दोनों। दूसरा, कंपनी से बात हुई तो उन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस भी कुछ कर रखा है। तो बस का इंश्योरेंस है, ग्रुप का इंश्योरेंस है और कुछ कंपनी ने कुछ अपनी तरफ से कहा है कि वो कुछ सहायता राशि सबको करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक परिवार जो चाहेगा उनको एक नौकरी भी देंगे। इसके अतिरिक्त भी सरकार भी चिंता कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय
एम्स भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बहुत स्पष्टता मुझसे कहा है कि सारी परिस्थितियां समझकर मैं आऊं और उसके बाद आयोग से बात करके जो संभावनाएं जैसी स्थितियां होंगी उस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। संदर्भ में मैंने कहा कि कंपनी वालों से मेरी बात हुई, एक कुछ 10 लाख रुपए का प्रति परिवार उन्होंने देने की बात कही है। दूसरा उन्होंने कही है कि हर एक परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, ये हम लोगों ने निर्धारित कराया उनसे। तीसरा ये है कि ग्रुप में भी इनका इंश्योरेंस हुआ है तो उससे भी सहायता होगी। चौथा ये है कि बस का भी इंश्योरेंस अलाइव है। सुनील करके कोई हैं जो बस के मालिक हैं, उनसे भी उन्होंने भी प्रशासन को जानकारी दी है, तो वो अलाइव है तो उसमें भी कुछ परिवार को सहायता होगी। और सरकार की तरफ से जो आप कह रहे हैं, उस सरकार की तरफ से भी मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, चुनाव का समय है, आयोग से चर्चा करके और जिस तरीके से सहयोग किया जा सकेगा वो किया। 40 साल से प्रशासन का ध्यान। केडिया डिस्टिलरीज के मजदूरों से भरी बस लगभग 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पे एक जो इंटीरियर रोड थी उसमें खाई में गिरी है। अभी तक 12 मजदूरों की डेथ कंफर्म हुई है। 14 लोग अस्पताल में हैं, इसमें 2 लोग एपेक्स हॉस्पिटल में हैं, बाकी सभी को हमने स्टेबलाइज करके एम्स रेफर कर दिया गया है। एम्स के डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, वो उनकी पूरी टीम तैयार है और वो बेस्ट पॉसिबल केयर उनको अवेलेबल करवाएंगे। उनसे चर्चा हुई है, वो साइट पे खुद भी उपलब्ध थे, तो उन्होंने भी जो कॉम्पनसेशन है वो कंपनी की ओर से भी दिया जाएगा। प्रशासन के द्वारा भी जो रहता है उसको हम अभी सभी फैमिलीज़ को अवेलेबल करवा रहे हैं और परिवार के जो एक सदस्य हैं उनको भी रोजगार की सुविधा के लिए संचालक से जो है उनसे चर्चा हुई है, वो उसमें कार्रवाई। पूरी घटना में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का गठन कर दिया जा रहा है ताकि जो भी कारण है, जिसकी भी गलती रही है जिससे इतनी बड़ी जान माल का जिले में नुकसान हुआ है, उसके कारणों की पड़ताल की जाएगी और उसके आधार पर जो भी जिम्मेदार होंगे हम सब। 12 लोगों की डेथ हुई है और 14 लोग हमारे इंजर्ड हैं, उनको बेस्ट पॉसिबल केयर एम्स में हम अवेलेबल करवा रहे हैं। जो दुर्घटना हुई आज उसमें अभी तक जो फिगर निकल कर आया है वो 12 लोगों की डेथ का निकल कर आया है, क्योंकि घायल लोग 2-3 हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए थे और इसके थोड़ा सा नकली मिलान करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। अभी जो फाइनल फिगर आया है वो 12 डेथ है और 13 लोग घायल। 13 घायल में से मतलब जो बहुत गंभीर रूप से सीरियस थे 10 लोग, उनको हमने एम्स शिफ्ट किया है। उसमें 8 शिफ्ट हो चुके हैं, 2 लोग अभी और ले जा रहे हैं। बाकी जो 3 नॉर्मल ऐसे घायल दिख रहे हैं, माइनर घायल दिख रहे हैं, उनको यहीं पे एपेक्स हॉस्पिटल में और प्रथम दृष्टया जो देखने पे लग रहा है, अभी जब हम लोगों ने निकाला है, अभी वैसे तो बहुत सीरियस इसकी जांच हो नहीं पाई है, लेकिन देखने से लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि बस नियंत्रित हुई है और रोड से उतर के वो जो रोड के तरफ आई थी। सर, कंपनी प्रबंधन से कुछ चर्चा हुई है कि कंपनी ने बात किया और जो भी मतलब वाजिब मुआवजा बनता है वो प्रशासन बैठ के कल बैठक में तय करके वो घोषणा करेगा। कंपनी उसके लिए सहमत। सर, एक चीज बात निकल कर चाहिए, जो फ्यूचर में अगर कोई घटना तो ये सुबह देखेंगे हम लोग। अभी रात था तो रात में बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा था। सुबह हम लोग घटना स्थल देखेंगे, उसके बाद किन कारणों से हुआ, क्या मतलब वहाँ पे मतलब चीजें की जा सकती हैं, भविष्य में क्या ध्यान रखने लायक चीजें हैं, उन सभी चीजों पर विश्लेषण करके प्रॉपर रिपोर्ट। ड्राइवर नशे में था, ये बात है, ये सब जांच का विषय है, हम लोग जांच करके। एसीएन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट। कुम्हारी में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। केडिया डिस्टिलरी कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस 50 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में बस ड्राइवर सहित 14 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों में 10 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल अलग अलग अस्पतालों में भी भर्ती हैं। वहीं डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा मंगलवार की देर रात एम्स में भर्ती हुए घायलों का हाल जानने पहुंचे और डॉक्टरों से उनकी स्थिति की जानकारियां ली। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि घायलों और उनके परिजन से बात हुई है। घायलों ने बताया कि बस की लाइट नहीं जल रही थी, इसके चलते ड्राइवर को सड़क नजर नहीं आई और बस फिसलकर खाई में जा गिरी। जांच होने के बाद बाकी बातें स्पष्ट होगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह भी कहा कि फैक्ट्री की ओर से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे, उनका बीमा था या नहीं, या इन तमाम चीजों की जांच होगी। दोषी पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। दुखद है जो कुछ हुआ है। केडिया डिस्टिलरी है, वहाँ के सारे श्रमिकगण हैं, वो निकल रहे थे वहाँ से। ऐसे स्थान बताया गया कि उसमें रास्ते के दोनों तरफ 20-20 फीट लगभग गड्ढे हैं, मुरुम की खदान होने के कारण, और वहीं से बस निकल रही थी। ऐसा करते हुए उनको 10-20 सालों से वो ये कर रहे हैं, लेकिन आज
बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस। कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या स्थितियां हैं जांच के बाद स्पष्ट होंगी। सर ऐसे कुछ स्टेप लिए जाएंगे या फिर घटना का रेपुटेशन एकदम लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग नगर निगम की अनदेखी कह लो या किसी की मेहरबानी से शहर के मुख्य मार्ग पर कब्जा कर रोजाना यातायात बाधित कर आम जनता को परेशान किया जा रहा है। इस पर निगम की कोई कार्रवाई नहीं करना उसकी लचरता दर्शाता है। दुर्ग नगर निगम की अनदेखी कह लो या फिर किसी अधिकारी की मेहरबानी सड़क बाधित कर आम जनता को परेशानी होते देखे जा रहा है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, नतीजतन लोग जबरन ट्रैफिक में फंसकर परेशान होते दिखाई पड़ रहे हैं। बिना गाइडलाइन के स्कूल परिसर के बिल्डिंग में ही कबाड़ी, ट्रांसपोर्टर, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों ने कब्जा जमा रखा है। आप देख सकते हैं कि दुर्ग वार्ड 8 से चंडी मंदिर पहुंच मार्ग में सड़क की एक तरफ ट्रांसपोर्टर के लगेज बिखरे पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे लगी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान का सड़क में फैली रेती से यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, बस इस सिस्टम का आम जनता शिकार बन रही है और परेशान हो रही है। न तो यहाँ दुर्ग यातायात विभाग ही नजर आता है और न ही दुर्ग नगर निगम का अमला। अवैध अतिक्रमण विभाग की टीम का यहाँ पता नहीं है, बस सभी नजरअंदाज कर व्यवस्था यूं ही चलने देने पर मजबूर हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या दुर्ग नगर निगम द्वारा इस व्यवस्था पर कार्रवाई कर सड़क बाधित करने पर कार्रवाई की जाती है या फिर जनता की परेशानी से कोई सरोकार न रख बस अपनी ही मनमानी कर आंख मूंद ली जाती है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक शिवरतन शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीएम मोदी के सिर फोड़ने वाले बयान के बाद फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी को डिफाल्टर कहकर महंत ने राजनीतिक शुचिता की सारी हदें तोड़ दी है। इसकी शिकायत के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। शिवरतन शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग की हिदायत के बाद भी महंत और कांग्रेस पार्टी के नेता आए दिन पीएम मोदी को सिर फोड़ने, गाली देने सहित अन्य व्यक्तित्व को लेकर अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए चरणदास महंत जी आप कब माफी मांगेंगे? पार्टी की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य हो रहे हैं, मोदी जी की जो लहर चल रही है उसे पूरी तरह कांग्रेसी बौखला गए हैं और बौखला कर मर्यादा विहीन बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे ही एक विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शिवरतन शर्मा जी उपस्थित हैं। साथ में है भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता श्री केदार गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला के मीडिया प्रभारी श्री राहुल राव जी। मैं श्री शर्मा जी शिवरतन जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं आज दो अलग अलग स्थानों पर
सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष जो पूर्व में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति डिफाल्टर शब्द बने। वहीं बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी ने एक सभा में वहां के युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो तीर धनुष लेकर पुलिस बलों को भगाए मारे। माननीय हमारे घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि पहली कैबिनेट छत्तीसगढ़ के बचे हुए सारे प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत करेगी और पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए। रेणु पत्ता खोलने की जो अंतर की राशि थी 555 रुपए प्रति मानक पूरा, उसको देने का हम निर्णय कर चुके। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 655 करोड़ रुपए प्रति माह दूसरे महीने की किस्त हम छत्तीसगढ़ की मां बहनों के खाते में डाल दिए। चरणदास जी, कवासी लखमा जी और भूपेश जी पूरे कांग्रेस के नेतृत्व से मैं पूछना चाहता हूं, गंगा जल उठाकर शपथ लिए थे ना कि सरकार बनेगी तो शराबबंदी करेगी, बात कल कर पाए? चरणदास जी में हिम्मत है वो भूपेश बघेल जी को डिफाल्टर कह सके? घोषणा पत्र में उन्होंने इस बात को कहा था ना कि निराश्रित पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए करेंगे। मैं चरणदास जी से पूछना चाहता हूं, वो कहेंगे भूपेश डिफाल्टर था इसलिए पूरा नहीं कर पाए? महिला स्व सहायता समूह में कर्ज माफ करने की बात 2018 के घोषणा पत्र में भूपेश जी ने कही थी। मैं महेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से कहेंगे क्या कि भूपेश बघेल की सरकार डिफाल्टर सरकार की इसलिए काम नहीं कर पाई? घर पे पत्थर देखने के पहले जरा अपने घर को देख लो, अपने गिरेबान पे छाप लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं माननीय भूपेश जी से कहना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो मैंने कहा कि जो कहती है वो करती है। हमने जनता से जो वादे किए वो पूरे किए और जो बचे हैं उसको हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संभाले। और कांग्रेस किस बात की बात करती है? परसों उसका घोषणा पत्र जारी हुआ है ना, सरकार बनने पर हम ये करेंगे। लड़ कितनी सीटों पे है? अभी तक उनके 270 प्रत्याशी घोषित हुए हैं। पिछली बार 426 लड़े थे, 51 जीते। उसके पहले 465 लड़े थे, 44। ना नंबर 13 रुपए का राधा नाचे। कांग्रेस का पूरा आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं तो बहुत छोटा था, 71 का घोषणा पत्र मेरे को आज भी याद है, जो बहुत चर्चित था, गरीबी हटाओ। घटी क्या करेंगे? लगातार सरकार में हो रहे, पर दुर्भाग्यजनक स्थिति ये बन गई। ये राजनीतिक क्षेत्र में जो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, ये भाषा की मर्यादा कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी तोड़ रहा है और कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व भी तोड़ रहा है। पिछले समय चौकीदार चोर है इस शब्द का उपयोग किया था माननीय राहुल गांधी, और देश की जनता ने बताया कि मोदी जी का हर समर्थक चौकीदार है और देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। और चरणदास जी ने जब कहा कि मोदी तोड़ने वाला चाहिए, तो मोदी जी का हर समर्थक खड़ा है कि पहले मेरी मंजिल पर उठकर मोदी को मारो। अगर मोदी जी को आप डिफाल्टर कह रहे हो तो माननीय चरणदास जी और कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को ये बताना चाहिए कि आपने जो कहा उसमें कितना पूरा किया। डिफाल्टर आप हो
और उसकी बातें कुछ मैंने आपके सामने रखी है और आज के माध्यम से माननीय चरणदास जी से फिर से कहना चाहता हूं कि मैंने जो बातें रखी है वो पेज को या राहुल गांधी को, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को ये बढ़कर कहने का साथ दिखाई दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टी के नेता पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं। राजनांदगांव में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी आमने सामने आ गए। प्रचार के दौरान सांसद संतोष पांडे एवं पूर्व सीएम भूपेश बघेल आमने सामने हुए और दोनों ने आत्मीयता के साथ हाथ मिलाया। ये मामला गांव बिरहनपुर कला का है, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी और सांसद संतोष पांडे और कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पार्टियों का नारा लगाना शुरू कर दिया। भाजपाई जय श्री राम और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वही कांग्रेसियों ने भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। संतोष पांडे जी से और मैं आया जाति मेरा अमोर ये माता रानी की कृपा। यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग लोकसभा चुनाव में शहर की जनता के बीच न्याय घोषणा पत्र पहुंचाने बनी रणनीति, साथ ही आगामी चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजन साहू को जीत दिलाने एनएसयूआई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिलाया गया संकल्प। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को एनएसयूआई की बैठक दुर्ग राजीव भवन में संपन्न हुई। इसे मुख्य रूप से दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, सोनू साहू समेत शहर के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संगठन के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपने संबोधन में न्याय घोषणा पत्र के बारे में जानकारियां दी गई। इसके बाद आम जनता के बीच इस पत्र का प्रचार प्रसार किए जाने के बाद चुनाव जीतने का संकल्प दिलाकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि कांग्रेस के दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू चुनाव में जीत हासिल करने लगातार अपना पसीना बहा रहे हैं। वे लगातार संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेकर लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर उन्हें रिचार्ज कर रहे हैं। इस संबंध में राजेंद्र साहू ने मीडिया के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी। कैसे कटाक्ष करेंगे? देखो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जब अंग्रेज थे और अंग्रेज आए थे तो उनका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। उस समय हमारे लोगों ने बलिदान दिया, लड़ाई लड़ी और उस समय समाप्त नहीं हुई कांग्रेस। आज 138 साल से कांग्रेस खड़ी हुई है, लड़ते आ रही है और कांग्रेस जो बात करती है उसको करती है। दूसरा, कांग्रेस एक विचार है। कांग्रेस किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को, दूरस्थ अंचल में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोगों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाती है। उनको देखकर उनके हितों का ख्याल रखते हुए योजनाएं बनाती है। इसलिए कांग्रेस, और अभी भी 2 सीट है हमारे पास इस लोकसभा में, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम नहीं जीते। लोकसभा जीते थे 2014 में और आज परिस्थिति बदली हुई है। सरकार बनने के बाद बीजेपी वालों ने बहुत सी योजनाएं बंद कर दी। जैसे भूमिहीन श्रमिक को जो 7,000 रुपये सालाना मिलता था वो बंद हो गया। हमारे बेरोजगार युवा साथियों को जो 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलता था वो बंद हो गया। 500 में सिलेंडर देंगे बोले थे वो नहीं दे रहे हैं। आपका गोबर खरीदी बंद हो गया। आपका 5 किलो राशन कर दिए, 35 किलो जो प्रति परिवार होना था अब वो घटा के 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिए हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। और दुर्ग जिले में सबसे बड़ा मुद्दा दुर्ग लोकसभा में हमारा जो भिलाई इस्पात संयंत्र है उसको निजीकरण करने का प्रयास जो भाजपा कर रही है उससे युवा भाजपा से खपा है, क्योंकि भिलाई का निजीकरण नहीं होना चाहिए। भिलाई वासी खपा है, दुर्ग जिले वासी खपा है, पूरा लोकसभा के लोग खपा है। और हम जनता से वादा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि हम भिलाई इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं होने देंगे। लगातार भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है और वो नाराबाजी दे रही है। आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, आप महंगाई कम नहीं कर पाए, आप बेरोजगारी कम नहीं कर पाए, आप किसानों को उसके हक या अधिकार नहीं दे पाए। किस मुंह से, किस अधिकार से बोल रहे हैं 400 पार? हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छे से बनेगी। एक आखिरी सवाल है, अभी चल रही है और इसमें सभी हमारे एनएसयूआई के साथियों से आगे की दिशा निर्देश कि कैसे हमको चुनाव में जाना है और हम लोग अभी तक जो कार्य किए हैं उसकी क्या स्थिति रही है और आगे हम जो करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या करना है और हमारी जो योजना है आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हम लोगों को क्या देंगे, युवाओं को और महिला बहनों को क्या देने जा रहे हैं। नारी न्याय के माध्यम से, युवा न्याय के माध्यम से, किसान न्याय के माध्यम से, श्रमिक न्याय के माध्यम से और अपना अधिकार न्याय के माध्यम से उन योजनाओं को लेकर, उन घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जनों का जो संदेश है वो जनता तक पहुँचे। दूर कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं गया है। जितने हमारे बूथ लेवल के, सेक्टर लेवल के, जोन लेवल के और ब्लॉक के और जिला के पदाधिकारी सब काम कर रहे हैं। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सब काम कर रहे हैं और सब यही है। कल
जहाँ जाओगे आप वहाँ आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता अपने गांव में रह के काम करता है, वो दूसरे जगह जाके काम नहीं करता। सेक्टर लेवल का काम कार्यकर्ता अपने पदाधिकारी अपने स्तर पे काम करता है, वो दूसरे जगह नहीं जाता, क्योंकि वो अपने गांव में ही काम करने में उसको आनंद आता है। इसलिए सभी जगह हमारे बूथ लेवल के, सेक्टर लेवल के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो हजारों की संख्या में है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग के निर्देश पर एएसपी ऑपरेशन मुकेश ठाकुर एवं एएसपी राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के पर्यवेक्षण में ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि के माध्यम से मंगाए गए चाकू के बारे में जानकारी एकत्रित कर कुल 13 नग चाकू एवं 3 नग लाइटर गन जब्त किया है। साइबर सेल की टीम द्वारा विभिन्न ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगाए गए चाकू के संबंध में जानकारी एकत्रित कर चाकू जब्त किया गया है। आदर्श सिंध ब्रदर मंडल द्वारा चेटीचंड महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही प्रभात फेरी के अंतिम दिवस की शुरुआत भी आरती, अरदास एवं पल्लव के साथ शुरू हुई। तत्पश्चात भजन कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी को आमंत्रित करने वाले श्रद्धालु परिवारों के निवास पर पहुंचकर विकसित भारत के निर्माण की अरदास की गई। आदर्श सिंध ब्रदर मंडल द्वारा चेटीचंड महोत्सव के उपलक्ष्य पर तीसरे दिवस निकाली गई प्रभात फेरी में भगवान झूलेलाल जी के भजनों पर श्रद्धालुओं ने समाज का प्रसिद्ध छेज नृत्य से अपने इष्ट देवता को प्रसन्न किया। प्रभात फेरी के समापन पर सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद एवं स्वल्पाहार का वितरण भी यहां पर किया गया। प्रातः काल में स्थापित किए गए बहिराणे साहिब जी का विसर्जन संध्या काल में भव्य शोभा यात्रा में स्वर्ण रथ के साथ डीजे में झूलेलाल जी के भजनों पर नृत्य करके किया गया। रात्रिकालीन कार्यक्रमों में भी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर एवं जीवंत रखने हेतु आयोजन किए गए। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कृष्णानी एवं सचिन अनिल थारवानी ने सभी श्रद्धालुओं को शपथ दिलाई और लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में समाज के सभी मतदाता 100% निष्पक्ष मतदान करें, इसके लिए अपील की और अपने समाज के साथ अन्य समाजों को भी प्रेरित करने का काम किया। साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी मतदान करने हेतु सहयोग करने की बातें कही गई। चेटीचंड महोत्सव में हमने 3 दिन प्रभात फेरियां निकाली, जिसमें पहले दिन प्रभात फेरी का मुख्य जो संदेश था वो पर्यावरण संरक्षण के ऊपर में था। द्वितीय दिन का श्वेत पोशाक में हमने आपसी भाईचारा, एकता, उसके लिए संदेश दिया। तीसरे दिन आज हमने कौमी एकता के मजबूती के लिए और मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए संदेश दिया। संध्या काल में भी बहिराणे साहब का विसर्जन बड़े धूमधाम के साथ किया जाएगा, जो भाई झूलेलाल धाम से बहिराणे साहब निकलकर घासीदास नगर तालाब में जाएगा, जहां पूरी सिंधी समाज के लोग धूमधाम से इस पर्व को मनाएंगे। इस वर्ष लोकतंत्र के महापर्व में मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए हमने अपने समाज के सभी सदस्यों को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे अन्य समाज भी हमसे प्रेरणा लेके 100% मतदान करें, जिससे एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र बन सके, जिससे भारत देश हमारे पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके। इस मौके पर भारत माता की जय, वंदे मातरम एवं भगवान झूलेलाल के जयकारों से सारा शहर गुंजायमान होता रहा। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम कटंगी स्थित शराब दुकान में मोटरसाइकिल सवार 2 नकाबपोश युवक पिस्तौल की नोक पर 20 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही कसडोल पुलिस सहित पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। इस घटना से संबंधित वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके बाद बलौदाबाजार साइबर सेल सहित कसडोल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं बलौदाबाजार जिले सहित आसपास के जिलों के थाने में सूचना देकर सघन चेकिंग अभियान भी चालू कर दिया गया है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।